तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज की एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आप लोग समझ ही चुके हो कि आज का जो वीडियो होने वाला है, आज की वीडियो में हम लोग बिल्कुल ही सीरियस होकर पढ़ने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोग अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर क्या रहे हो, जल्दी से करिए ना जा करके, ठीक है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ना, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग मैथ्स को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए पूरा एक बना डाला है। आप कुछ भी समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। एक ही चीज़ को बारीकी से समझेंगे और जो जो सीन अभी मैंने आपको बताया वो रियल में वीडियो में होने वाले हैं, ठीक है। सो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर मेरे पे कोई दोष लगाने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि अच्छा आप लोग कैसे पढ़ते होंगे। आप लोग कैसे पढ़ते हो, मान लेते हैं कि आपके सामने कोई बुक रखा है, आपने उसे खोला और पढ़ने लग गए और आपके समझ में आया नहीं, आपने बंद कर दिया और रख दिया। हाँ, ऐसे ही करते होंगे आप लोग, मुझे पूरा पता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, अच्छा आप मेरी शक्ल पे इतना गौर मत करना, ठीक है। जो मैं समझाऊँगा बस उसी को देखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है, आपको पता ही नहीं है कि पढ़ा कैसे जाता है। मतलब बुरा मत मानना बात का, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आप में से 95% लोगों को पता ही नहीं होगा कि पढ़ा कैसे जाता है, कि चैप्टर को पढ़ते कैसे हैं। देखो, सबसे पहले अगर कोई भी न्यूमेरिकल चैप्टर है, मान लेते मैथ्स है या फिज़िक्स का कोई भी चैप्टर है फिज़िक्स का, उसको पढ़ा कैसे जाए। तो सबसे पहले आपको जो है डायरेक्ट चैप्टर तो नहीं करना, ये वाला आपका होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा अभी आपके समझ नहीं आएगा, नीचे देख लो, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब आप कोई भी चैप्टर करते हैं तो आपको इन 4 स्टेप्स को पता होना चाहिए, तब जा कर के आपको चैप्टर करना चाहिए। अब वो क्या स्टेप्स है, सबसे पहले हमें किसी भी सब्जेक्ट को करने के लिए उसका बेसिक जानना ज़रूरी होता है। अब बेसिक क्या होता है, ये कौन सी बला है। तो देखो, आपको पता है मैथ जब आप करते हो तो मैथ के अंदर 4 ही चीज़ें होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, ये 4 चीज़ें होती हैं। अगर आपको ये 4 चीज़ें नहीं आती है ना, तो आप मैथ नहीं कर सकते। आपको अगर ये क्या, मैथ्स के अंदर तो अलजेब्रा होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनका कहाँ यूज़ होता है। तो मैं बता दूं मेरे दोस्त कि ये सारी चीज़ों को ही आपको अलग अलग क्लासेस के अंदर अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, इसलिए आपको ये चीज़ें आना ज़रूरी है। तो चलिए इनको भी थोड़ा सा हम समझ लेंगे, साथ साथ समझते हुए चलेंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं मेरे पास 2 है और यहाँ पर रुको मैं इसे ढंग से सिलेक्ट कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे जो प्लस का साइन आएगा या फिर माइनस का आएगा, यहाँ पर देखिए हमारा प्लस का 5 आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लस का 2 था, यहाँ पर देखिए प्लस का 2 है और प्लस का 3 है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा प्लस का 5 आएगा ना, ठीक है। और यही इसलिए मैं कह रहा था कि ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, अब ये है, अब अगर मान लो कि यहाँ पर ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो साइन किसका आएगा यहाँ पर, माइनस। बताइए किसका साइन आएगा यहाँ पे, माइनस का 5 आएगा। कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे हमारा, जब हम जानते हैं कि माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, यानी कि हमें दोनों संख्याओं के अंदर प्लस करना है। तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। अब साइन लगाने की बारी रहती है। ये जो साइन होता है ना प्लस माइनस का, ये कैसे पता चलता है, देखिए यहाँ पर वैसे तो हमें पता है कि माइनस के अंदर जितनी ज़्यादा बड़ी संख्या होगी वो उतनी ज़्यादा छोटी मानी जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस लॉजिक से बाहर चल के देखोगे कि जो 3 है वो 2 से बड़ा है, यहाँ पे 2 है, हमें मतलब ये अभी भूल जाए, इधर 5 वाइव कुछ भी लिखा है, ठीक है। यहाँ पे बस इतना है, हमें इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 ही संख्या है, पहला तो है 2 और दूसरा है 3। 2 भी माइनस का है, 3 भी माइनस का ही है। तो अब हम देखेंगे कि माइनस माइनस तो प्लस होता है, यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 आ गया, लेकिन माइनस का जो 3 है, यानी कि यहाँ देखो ये जो 3 है ये बड़ा है ना 2 से, 3 बड़ा होता है कि 2, 3 बड़ा होता है, लेकिन 3 माइनस का है इसलिए माइनस आया। यानी कि जिस तरह की संख्या बड़ी रहती है उसी का यहाँ पे साइन लगता है, समझ गए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, -8 और -10 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि 10 तो जो है माइनस का है तो ये छोटा हो जाएगा, माइनस का 8 तो बड़ा होता है, क्योंकि माइनस के अंदर तो जितनी बड़ी संख्या होती है वो उतनी छोटी होती है। तो यहाँ पर हमारा 8 फिर 18 ऐसे ही रहना चाहिए, नहीं, यहाँ पे 18 माइनस का आएगा। पूछो कैसे आएगा, देखिए
यहाँ पर हमारा माइनस का 10 है। आप इस लॉजिक से बाहर चलो कि माइनस में संख्याएं बड़ी होती हैं। इतना देखो कि 10 बड़ा है और 8 छोटा है। अगर 10 बड़ा है लेकिन 10 तो माइनस का है, तो 10 माइनस का है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। यानी कि बड़ी संख्या के साथ जो साइन लगा होगा यहाँ पे हमें वही साइन लगाना होता है। यहाँ पर आप लोग समझ ही चुके हो, ठीक है। तो अब देखिए ये तो हमारा प्लस का हो गया। अब छोटा छोटा सा बेसिक मैं आपको समझाऊंगा। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, और मतलब मैं हर वीडियो में लगभग थोड़ा थोड़ा इसके बारे में सिखाई देता हूँ, पर मुझे लग रहा है इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाना ही पड़ेगा, तो मैं पूरा वीडियो बना दूंगा। जस्ट इस वीडियो के बाद यही वीडियो आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला हम सीखते हैं थोड़ा सा माइनस के बारे में। माइनस के बारे में मान लेते हैं माइनस का हमें जो है, ठीक है, हमें जो है मान लेते हैं 5 में से 3 माइनस करना है, तो कितना आएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए 2 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? प्लस का आएगा। कैसे? क्योंकि माइनस की संख्या तो छोटी है। देखो 3 बड़ा है या 5 बड़ा है? 5 बड़ा है ना, तो 5 प्लस का है, इसीलिए यहाँ पर प्लस का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं 10 में से 8 माइनस करना है, 2 आ जाएगा। अब कहोगे ये तो बहुत छोटी चीज़ें, ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ? तो देखिए यही चीज़ें हैं जिनके अंदर आप गलती कर देते हो, ठीक है। अब इन्हें छोटा मत बोलना, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपके नंबर भी छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 10 प्लस का है, और लेकिन 10 बड़ा होता है या 8 बड़ा होता है? तो हमारा 10 बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि 10 बड़ा है, 10 प्लस का है, यानी कि आंसर भी प्लस में ही आएगा। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पर लिखा हो कि 2 में से अगर 10 माइनस करना हो तो कितना आएगा? देखिए यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है। यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब यहाँ देखिए माइनस का आएगा या प्लस का आएगा? अब यहाँ देखिए जो 2 है ये बड़ा होता है या फिर 10 बड़ा होता है? 10 बड़ा होता है, लेकिन 10 तो यहाँ माइनस का है, तो साइन भी माइनस का लग जाएगा। ये बहुत छोटी सी चीज़ थी, समझ में आ गई होगी आप लोगों के, ठीक है, समझ गए। तो चलिए अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। माइनस का 15 है और माइनस का 10 है। अब कितना आएगा? यहाँ देखिए माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा 25 हो जाएगा। 15 और 10 25। अब यहाँ पर साइन माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा? यहाँ पर देखिए 15 है और 10 है। बड़ा कौन है? 15 बड़ा होता है 10 से, तो और 15 किसका है? माइनस का है, तो साइन भी माइनस का ही आएगा। कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई। ये आपको शायद नहीं पता था पहले से, या पता था तो और अच्छी बात है, ठीक है, दोबारा से सीख लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी देख लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई के अंदर क्या रहता है, जैसे माइनस का 2 है, इसका मल्टीप्लाई हमें माइनस के 1 में करना है, तो कैसे करेंगे? 2 1 जा 2 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस कितना होता है? प्लस होता है, यानी कि प्लस का 2 आ जाएगा। समझ गए? यानी कि देखिए हमें जो है ये याद रखना है, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस में करेंगे तो प्लस की वैल्यू आती है, और प्लस की इन मल्टीप्लाई अगर हम माइनस में करेंगे तो माइनस की वैल्यू आती है। माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो अभी माइनस की वैल्यू आती है, और अगर प्लस की मल्टीप्लाई दिखा दिया मैंने, फिर से प्लस में करेंगे तो फिर से हमारा प्लस ही आता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आप चाहो तो फ़ोटो भी खींच सकते हो, ठीक है, मैं चेक कर लूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो सब ठीक है इसमें, ठीक है। आप जो है वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हो, और उसका पीछे करके स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना समझ गए। अब डिवाइड का क्या है? देखिए डिवाइड में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यही सारा सिस्टम रहता है। डिवाइड का इतना करना नहीं रहता, ठीक है, तो डिवाइड भूल जाओ, ओके। सो यहाँ पर अब जो है हमने ये सब सीख लिया है। फिलहाल अब ये मत कहना डिवाइड क्यों नहीं सिखा रहा है। देखो डिवाइड नहीं आता है तुम लोगों के में, डिवाइड में तुमने कभी करा है क्या? चलो मैं सिखा देता हूँ फिर भी। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हमारा माइनस का 4 है, हमें से डिवाइड करना है 2 से, तो कितना जवाब आएगा? देखिए यहाँ पर 2 1 जा 2 हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो आंसर हमारा 2 आ रहा है। लेकिन 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 ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो तो माइनस में है, और हमने माइनस में कर दिया। देखिए बहुत आसान होता है इसको करना, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं सिखा रहा था, बट फिर भी मैं सिखा देता हूँ। अब क्या है कि आप सिखा रहा हूँ फिर झंझट होगा ना, तो यहाँ पर देखिए हमारा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली डिजिट माइनस की थी। समझ रहे हो? तो इसी तरह से हमारा जो है देखना पड़ता है। बस आप एक बार ट्राई करते रहोगे ना तो अपने आप भी सीख जाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि कब कहाँ पर क्या यूज़ होता है, कब कहाँ पर क्या होता है। इसी तरह से ये तो हो गया प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इन चीज़ों की बात। मैथ के अंदर जो बाकी की चीज़ें रहती है, जैसे मैं बोलूँ कि x प्लस एक्स कितना होता है, आप कहेंगे कि 2x। अब 2x कैसे हो गया? मैं बिल्कुल ऐसे समझ रहा हूँ कि आपको अभी कुछ भी नहीं आता इन चीज़ों के बारे में, इसलिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है।
तो अगर मैं यहाँ पर जोड़ूँ इसको, एक मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा 1x है। x है, जहाँ पे x का मान कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें जोड़ना है एक और 1x को। तो यहाँ पर आप सिंपल सा देख सकते हो कि यहाँ पर कितने x हैं, 2x हैं, तो यहाँ पर हमारा 2x आंसर आ जाएगा। इसी तरह से मैं बोलूँ y प्लस वाई कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2y हैं, तो 2 ही y हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि y का मल्टीप्लाई y में कर दो तो कितना आएगा, y आ जाएगा, और इनकी पावर कितनी y है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, तो पावर 2 लग जाएगी। समझ गए। अब इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि x इंटू एक्स कितना होता है, तो x बराबर x ही आ जाएगा, और कितने 1 2, तो यहाँ पे 2 ही लग जाएगा। मान लो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लग जाएगा। मान लो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर जो है 4 लग जाएगा, ठीक है। समझ गए, इतना तुम समझ गए। ये सारी चीज़ मतलब कि तुम लोगों को जो है मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ। अब यहाँ पर हम जो है बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा, जब आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ना, तब भी आप पूरी तरह से चैप्टर नहीं कर पाओगे। आप क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा पहला स्टेप तो हो गया। दूसरा स्टेप भी ज़रा देख लेते हैं। दूसरे स्टेप में हमको क्या बोल रहा है कि कॉन्सेप्ट्स के बारे में, यानी कि अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे ना तो आपसे मैथ नहीं हो पाएगा। आप किसी भी सब्जेक्ट को कर लो, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट में ही जो है आपको मेन सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं कि वो चैप्टर है क्या। अब ज़रा समझते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ चैप्टर, यानी कि कोई भी मान लो एक चैप्टर है, मान लेते हैं आपका एक चैप्टर है, एग्जांपल के लिए मैं मैथ में एक चैप्टर ले लेता हूँ, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपका एक चैप्टर है, ठीक है। 9th में भी है, शायद 10th में भी है। तो इस तरह से आप लोगों का एक चैप्टर है। अब उसके अंदर जब आप उसका कॉन्सेप्ट सीखोगे ना, तो आपको बताएगा कि आपका जो फार्मूलाज हैं उसके अंदर, आपके जो फार्मूले हैं डिस्टेंस को फाइंड करने के, और अलग अलग फार्मूले हैं 10th क्लास के अंदर। 9th क्लास के अंदर भी तरह तरह की चीज़ें थी। तो हर एक चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जैसे ग्राफ होता है हमारा, इस ग्राफ में इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं, और मतलब इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसे क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, मतलब एक एक चीज़ अगर आपको 0 से लेके पूरी बताई जाएगी ना, तो आप उसके अंदर आप भी 0 से लेके 100 तक जाओगे। बस फ़र्क इतना है कि आपको जो है उतने मतलब अच्छे से अभी तक कोई समझाता नहीं होगा स्कूल के अंदर, क्योंकि स्कूल के अंदर सीधा जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस को कराया जाता है, जो कि एक अच्छा आइडिया नहीं है समझाने का। इससे जो है आप वीक भी हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं सबसे पहले क्या कहना चाहता हूँ कि जब आप बेसिक आपको आता है, ठीक है, यानी कि ये जो फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे फंक्शंस वगैरह भी होते हैं, मतलब ये सारे प्लस माइनस इंटू मल्टीप्लाई जब आपको आते हैं, फिर आप कॉन्सेप्ट इजीली समझ जाओगे। कॉन्सेप्ट सीखने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती। मैथ के सबसे ज़्यादा आसान कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं आती। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से ज़्यादा आसान होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप उसे सीखते हो ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देखिए, बेसिक हो जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फिर आपको जाना है एग्जाम्पल्स की ओर। अब एग्जाम्पल्स के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, डायरेक्ट मैं चैप्टर भी तो बोल सकता था, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस बोल सकता था। एग्जाम्पल मैंने क्यों बोला, देखिए एग्जाम्पल मैंने बस इसलिए बोला है क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जो एग्जाम्पल्स होंगे आपको कहाँ से लेने हैं, आपकी NCERT की जो बुक होती है ना, वहीं से आपको इन एग्जाम्पल्स को लेना है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एग्जाम्पल्स के लिए कहा क्यों, यहाँ पर देखते हैं। वी कैन लर्न ईजीली बाय एग्जाम्पल्स, यानी कि हम एग्जाम्पल्स की मदद से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आपको एक बात पता है, जब आप किसी भी चीज़ को नया नया सीखते हो तो क्या होता है, जब आप उस चीज़ को नया नया ऐसे करके मतलब सीखते हो, तो जब आपको वो चीज़ बिल्कुल ही क्लियर ही समझनी होती है, बिल्कुल ही साफ समझनी होती है, तो आप क्या कहते हो कि इसका एक एग्जाम्पल बता दो, इसका मुझे कोई उदाहरण बता दो ताकि मैं और अच्छे से समझ सकूं। यानी कि हम लोग इंसान जो होते हैं ना, किसी भी चीज़ को जब समझते हैं तो हमें हमेशा उसके एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जब हम उस चीज़ को समझ लें और उसको आसानी से समझ सकें। देखिए आपको पता ही हो, जब हम किसी भी, आप बाकी सब छोड़िए, आप डेली लाइफ में देखिए, जब कोई भी नया काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि मुझे, मान लेते हैं आपको कोई मोटरसाइकिल चलानी सीखनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस मोटरसाइकिल को जो है देखेंगे कि किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, किस पार्ट का कैसे यूज़ है। यहाँ पर देखिए मोटरसाइकिल का एग्जांपल सबसे बढ़िया रहेगा मेरे ख्याल से, और भी बहुत सारे। तो सबसे पहले आपको मोटरसाइकिल के बारे में पता होना चाहिए कि ये गियर होते हैं, इसे सीट बोलते हैं, ये वो। तो ये हमारा बेसिक हो गया।
मोटरसाइकिल चलानी है तो ये हमारा बेसिक हो गया, ठीक है। और डायरेक्ट चलाने बैठ जाओगे बिना इन चीज़ों के तो गिर पड़ोगे ज़मीन पर, ठीक है। तो आप वो आपको नहीं गिरना है, लुढ़क जाओगे नीचे। ऐसे अगर आप नहीं सीखोगे तो आप एग्ज़ाम में लुढ़क जाओगे, और अगर सीख लेते हो तो अच्छे से रफ्तार के साथ आगे बढ़ जाओगे। तो यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। तो ये आपका बेसिक हो गया। फिर आपको उसे सीखना पड़ता है, ठीक है। मतलब कैसे कैसे क्या ड्राइविंग सब कुछ, मतलब एक एक चीज़ उसके अंदर सिखाई जाती है, जिसे हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब भी सेम वही मतलब है कि जब आप मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ जाते हो, उसका क्या कहानी है सब कुछ, मतलब अच्छे से सब समझ जाते हो, सब कुछ अपने दिमाग में ख़त्म कर देते हो, तो उसी को हम कॉन्सेप्ट का समझना बोलते हैं। समझ रहे हो ना। इसी तरह से जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो तो कैसे सीखते हो, आप समझते हो सबसे पहले ये है, ये है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो, तो आपका बेसिक हो गया। फिर आप क्या करते हो, यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, कैसे समझते हो कॉन्सेप्ट को, यहाँ पर आप कहते हो कि अच्छा ये गियर है, यहाँ पर ऐसा इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे घुमाते हैं, तब ऐसे किक मारते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें जो आप समझते ही हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कॉन्सेप्ट में समझ सकते हो। फिर आपको क्या करना होता है, उस चीज़ को एक बार ट्राई करके देखना पड़ता है। आप समझ रहे हो। ये तो नहीं है कि ये दो तीन बार उसको जो है सीख ले, बेसिक समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया और चले गए पब्लिक प्लेस में चलाने, लोगों में ठोक ठाक दी तो आप में केस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है आप क्या करते हो, उसे जो है खाली मैदानों में, गलियों में, इन जगहों पर सबसे पहले उसे चला करके ट्राई करते हो, एग्जाम्पल लेते हो। यही सेम चीज़ मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ कि आप मैथ्स के अंदर भी जब आप कॉन्सेप्ट और बेसिक को समझ जाते हो तब आपको एग्जाम्पल्स करना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर आप इसे जो है उन क्वेश्चंस को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि याद रखना, जितनी अच्छे से आप समझ पाओगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा रिजल्ट आप लोगों को लेकर आना है, ठीक है, और मुझे कमेंट में बताना भी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें एग्जाम्पल्स क्यों समझना होता है, मैं आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि यहाँ पर रुको, कि जो एनसीईआरटी में आपके लोगों की जो एग्जाम्पल्स होते हैं, पहली चीज़ वो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, दूसरी चीज़ उनके आंसर भी नीचे लिखे हुए होते हैं। तो जब आप इजी एग्जांपल्स को करोगे, उसमें भी जब आप अटकोगे तो आंसर देख सकते हो कि कैसे क्या करें, तो आपको ना अपने आप ही उसको जो है एक तरीका आ जाएगा कि हाँ ऐसे वैसे करा है। मुझे पता है ट्यूशन भी जाते होंगे, कोचिंग जाते होंगे, अच्छे से समझते होंगे, बट फिर भी जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करोगे ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तब क्योंकि आपके देखिए स्कूल के अंदर आप अगर को मान लो कोई भी चैप्टर सीखते हो, वो आपको एक बार बताएंगे, दो बार बताएंगे, तीन बार, इससे ज़्यादा बार बार तो कोई टीचर आपको स्कूल में नहीं बताएगा। इसलिए ट्यूशन लगवाते हैं, ट्यूशन या कोचिंग, ठीक है। तो जब आप ट्यूशन या कोचिंग में जाते हो तो वो भी आपको जो है बेसिक चीज़ें बता देते हैं और कहते हैं अब आप इसे ट्राई करके देखो कोचिंग के अंदर। क्योंकि वो तो बच्चे होते हैं जिनका हाथ पकड़ के करवाया जाता है। अब आप 10th क्लास के अंदर हो, 12th क्लास के अंदर हो, तो आपको ऐसे नहीं कराया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए आपको जो है एग्जाम्पल्स के साथ उसको खुद से एक बार ट्राई करना पड़ेगा। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आप चाहे किसी भी क्लास में हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल्स को एक बार सॉल्व करके देख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देन आपको चैप्टर को ट्राई करना चाहिए। ट्राई नहीं मतलब कि उसको तभी जा करके करना चाहिए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करा करो, जो जो मुश्किल है उसको जो है अच्छे से समझ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें। यहाँ पर देखिए तो हमारा, मैंने बोला था कि चैप्टर इज़ ईजी नाउ, ये मैंने क्यों लगा दिया, अच्छा इट इज़ ईजी नाउ, ओके, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ ही चुके हो। अब यहाँ पर देखते हैं, मैंने यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक्स को भी लगाया हुआ है, मैं दिखा दिया था मैंने फिर से, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक्स को हाईलाइट किया है जो कि हो सकता है आप भी करते होंगे और आपके दोस्त भी करते होंगे, आपके बहुत सारे करते होंगे, तो आपको उन मिस्टेक्स को रोकना है। ये मैंने कुछ मिस्टेक लिखी हैं, फिर नीचे सॉल्यूशन भी हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इधर आ जाता हूँ। सबसे पहली मिस्टेक है फॉर्मूलों को रटना। जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, पीछे गए, सबसे पीछे वहाँ पे जा कर के देखा कितने फॉर्मूले, सब उतारे, सब रटने लग गए। क्या फ़ायदा, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। आप इसका फिर करेंगे कैसे बिना फॉर्मूले को रटे, हम फॉर्मूले तो यूज़ करना पड़ता है, तो कैसे करेंगे, उसका सॉल्यूशन नीचे है ना। अच्छा दूसरा दिखता है मैथ्स को याद करना। मैथ को याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अगर ऐसा सब्जेक्ट होता तो इसके अंदर उन मैथमेटिशियंस यानी कि जिसने उस मैथ के सवालों को बनाया था उनका जीवन परिचय भी लिखना पड़ता, उनकी पूरी स्टोरी लिखनी पड़ती, उनकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ नहीं करना। मैथ के अंदर खाली क्वेश्चंस की वैल्यू रहती है। तो यानी कि आपको जो है सिंपली मैथ को याद तो बिल्कुल भी नहीं करना है।
मैथ को याद तो बिल्कुल भी नहीं करना, फिर कैसे करेंगे, समझ तो आती नहीं है। ठीक है, तो नीचे सॉल्यूशन है उसका। और फिर ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अजीब है कि आप खुद से चीटिंग कर रहे हो रोज़, कि आप रोज़ चीटिंग कर रहे हो। अब कैसे चीटिंग कर रहे हो वो भी बताऊंगा। और चौथा पॉइंट है ओवर सॉल्विंग का, यानी कि देखिए जब आप पढ़ते नहीं हो तो पढ़ते नहीं हो, जिस दिन आपका मन करता है कि अब तो पढ़ना, और ये मन पता है आपका कब करता है, जब पेपर आने में 2-3 दिन बचे जाते हैं तब आप क्या करते हैं, NCERT, RD शर्मा और जितने भी आपके पूरा अलमारी भरी रहती है पूरी साल की, आप सब ला करके इकट्ठा धड़ 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 सॉल्व करने लग जाते हैं। पर इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं देखिए अब इनके थोड़ा हम सॉल्यूशंस को जान लेते हैं। सबसे पहले अभी मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, बट उन सभी का आंसर मैं लाइन बाय लाइन देता जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूलों को रटना नहीं है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशंस के रूप में मैंने क्या दिया है, जस्ट गेट एंड यूज़ इन एक्सरसाइजेस, यानी कि उसको फॉर्मूला जो है उसको बस आप ले लो, उस आपका जो फॉर्मूला है चैप्टर का, क्वेश्चन का, उसको एक बार बस देख लो और उसी फॉर्मूले को बार बार यूज़ करो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आपको पता ही होगा जब आपको कोई चैप्टर होता है फॉर्मूले के ऊपर, तो उसमें एक एक एक्सरसाइज होती है एक एक फॉर्मूले के ऊपर, या फिर कह सकते हो मान लेते हैं कि कोई सर्कल है, सर्कल के ऊपर जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे फॉर्मूलों के ऊपर ही एक एक्सरसाइज बनी हुई है। तो जब आप उस एक्सरसाइज के अंदर बार बार उन्हीं फॉर्मूलों को यूज़ करोगे तो आपके दिमाग में वो बिल्कुल छप जाएंगे। आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है, तो हम रट लेंगे तो वैसे भी छप जाएंगे। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, देखिए मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप रटोगे तो हो सकता है कि आप एग्ज़ाम के टाइम पर उनको भूल जाओ, बट जब आप उसको चैप्टर वाइज, क्वेश्चन वाइज जब आप उन फॉर्मूलों को यूज़ करते जाओगे तो इसके बिल्कुल चांसेस नहीं है कि आप उनको भूलोगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि इसके अंदर लगाना कौन सा फॉर्मूला है। तो इस तरह से ये वाला जो तरीका है इस तरीके को अवॉइड करो, और ये वाला जो तरीका है कि इस तरीके को अभी के अभी अपना लो। मुझे पता है कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं आपके दिमाग में जो थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, मैथ्स को याद नहीं करना। अब देखिए मैथ को याद नहीं करेंगे तो करेंगे कैसे, मैथ समझ में तो आती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं समझाता हूँ, मैं हूँ ना, यहाँ पर देखिए ट्राई टू सॉल्व ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि मैथ को याद तो करो नहीं। देखिए आप मैथ को याद क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत, मैं ये नहीं कह रहा आप करते हैं, बहुत बच्चे रहते हैं वो करते हैं, तो मैं उन्हीं के लिए बता रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैथ को आप लोग बस इसलिए याद करते हो क्योंकि वो आपके समझ में नहीं आती, तो सोचा कि यहाँ पर देखिए आप किस क्वेश्चन को याद करते हो। मान लेते हैं 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन है, 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन है, सिंपल आपने पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया। अब आया पाँचवा क्वेश्चन आ गया, ये आपको आता नहीं है, आपने कहा चलो बाद में करूँगा, फिर छठा कर लिया, सातवां कर लिया, आठवां कर लिया, फिर नौवां कर लिया, फिर 10वां आ गया, फिर 10वां भी नहीं आता, तो आपको 5वां नहीं आता, 10वां नहीं आता, तो आप क्या करोगे, इसको जो है अवॉइड कर दोगे और बाद में पता चलेगा ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो याद करने बैठ जाओगे। तो आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आपको जो है पूरी मैथ के अंदर देखिए यहाँ पर आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है। रीज़न पता है कितना है, क्योंकि अगर अभी आप याद करोगे ना तो आप एग्ज़ाम के टाइम पे या तो आप इस क्वेश्चन को पूरा भूल जाओगे कि इसका आंसर क्या था, और अगर याद भी रहा ना तो आप पता है कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसी मिस्टेक कर दोगे कि वो गलत हो जाएगा। यानी कि आपका अगर मान लो आपका कोई क्वेश्चन है साइन स्क्वायर, मतलब कुछ भी एक क्वेश्चन है, तो अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हो, मैं अभी इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ, बाद में फिर किसी वीडियो में करेंगे, अगली वीडियो से अगली वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उस क्वेश्चन को कहाँ था मैं, हाँ सेकंड पॉइंट पे थे हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको याद तो बिल्कुल नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं मारना है क्योंकि अभी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरे पॉइंट को मैं बाद में बताऊँगा, पहले चौथा देखिए। आप लोग देखिए जब पढ़ते नहीं तो पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो पूरी की पूरी NCERT RD शर्मा पूरा पहाड़ लेके बैठते हैं, फिर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, उससे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर और AI से बनाए हुए क्वेश्चन पेपर सब कुछ लेके पढ़ते हैं, और होता क्या है कुछ भी नहीं हो पाता है इनमें से। तो यही सारी चीज़ मैं आपको बताना चाहता। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि आप खुद से रोज चीटिंग कर कैसे रहे हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट को देखते हैं, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, जब आपसे मान लो ये तो आंसर है, ठीक है। आप खुद से चीटिंग ऐसे कर रहे हैं कि मान लेते हैं आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, उनमें से आपको जब कोई क्वेश्चन नहीं आता आपने क्या करा, पीछे गए, आंसर देखा, कॉपी करा, कर दिया, चलो एक आध क्वेश्चन चलता है, पर आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर देते हो, और होता क्या है फिर वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं, और फिर ठीक है। तो यही सारी चीज़ आप लोगों को अवॉइड करनी रहती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है
कि इसी क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करो, जब तक नहीं आए बार बार लगातार सॉल्व करते रहो। उसी क्वेश्चंस को मैं पता है क्या करता था, जब मैं छोटा था, जब मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया करता था तो मेरे साथ भी कई बार ऐसे होता था कि मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो मेरे को आता नहीं है, तो मैं क्या करता था पता है, मैं हर बार उसी क्वेश्चन को लेकर के बैठ जाता, चाहे मुझे इसके लिए 2 दिन लगे 3 दिन लगे, और ऐसा भी नहीं कि 2-3 दिन तक, कुछ ही घंटों तक बैठ के, जब भी खाली टाइम मिलता है। मैं स्कूल में बैठता था तो स्कूल में लंच वगैरह चलता था ना, तो बाकी सब खेलते थे, मैं उसी क्वेश्चन वाला लगा रहता था। तो मैं ये नहीं कह रहा आप लोग भी लगे रहो, मतलब थोड़ा थोड़ा उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, क्योंकि एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं आता है, वो बस वही देंगे जो उनको आता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यही सारी चीज़ें आप लोगों को अवॉइड करनी है, एंड यही सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर फॉलो करनी है, ठीक है। हाईलाइट करते जा रहा हूँ मैं साथ में, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर चाहो तो इनको लिख भी लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर आप लोगों की एक और प्रॉब्लम देखी है मैंने स्टूडेंट्स के अंदर, कि कैलकुलेशन स्पीड उनकी लो होती है। दूसरी चीज़ है फोकस स्पीड भी लो होती है। तीसरी चीज़ है कि वो डिमोटिवेटेड रहते हैं। चौथी चीज़ है मेमोरी पावर लो रहती है। अब इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम कैलकुलेशन स्पीड का लो होना, यानी कि इसका क्या मतलब है। देखिए कैलकुलेशन स्पीड अगर, यानी कि आपने देखा होगा कई सारे स्टूडेंट, समझाने की तो ज़रूरत है नहीं पर फिर भी समझा देता हूँ। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि किसी भी बड़े से बड़े, मान लो कोई क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा कि इतना और इतना करेंगे तो कितना आएगा, या फिर ऐसा करेंगे तो कितना आएगा, मतलब तो कई सारे स्टूडेंट होते हैं वो तुरंत जवाब दे देते, तुरंत, या फिर ज़्यादा नहीं, जल्दी नहीं तो बाकियों से तो बहुत ज़्यादा जल्दी जवाब दे देते हैं। क्यों? उनकी कैलकुलेशन स्पीड हाई होती है। वही कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी रहते हैं जो बिल्कुल इनके अपोजिट रहते हैं, जिनका कैलकुलेशन स्पीड का ग्राफ बिल्कुल ही नीचे होता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड लो है, तो अब क्या करेंगे। देखिए कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करने का बहुत ही अच्छा और तगड़ा तरीका है मेरे पास, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दूसरी प्रॉब्लम है कि फोकस। अब आपने बहुत स्टूडेंट को देखा होगा, वो कितना भी शोर हो, कितना भी कुछ भी हो, मस्त आराम से पढ़ लेते हैं और याद भी उन्हें बहुत जल्दी हो जाता है। और वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं कोई शोर नहीं है तब भी कान में उंगली डाल के ऐसे पढ़ते रहेंगे, तब भी उनको याद नहीं होता, ठीक है, तो उनकी फोकस पावर लो रहती है। इसका भी बहुत बढ़िया और तगड़ा तरीका है। अब तीसरी चीज़ देखते हैं, सॉल्यूशन नीचे लिख रखा है मैंने। तीसरी चीज़ है डीमोटिवेशन। डीमोटिवेशन यानी कि आप क्लास में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि 2-4 साल से अगर एग्ज़ाम में अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है ना, तो आपके माइंड में सेट हो चुका है कि ही इज़ बेटर देन मी, कि वो जो है मेरे से ज़्यादा बेटर है, तो आपके माइंड में इस तरह की बातें जो है सेट हो चुकी हैं। तो आपको क्या करना रहता है, आपने ऐसा सोच रखा है कि वो, मैं उससे कभी आगे जा ही नहीं सकता, वो मेरे से कभी पीछे नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस थॉट को तो बाहर करना है, तो आपकी 50% तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। अब बाकी की अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो आपको उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अब सबकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चौथी चीज़ है मेमोरी पावर। इसका भी वही एक बहुत सिंपल सा रास्ता है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अब नीचे सॉल्यूशंस के अंदर पहले का सॉल्यूशन देखते हैं, कैलकुलेशन स्पीड को कैसे इंक्रीज़ करें। यहाँ पर देखिए बहुत सारे तरीके बता रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर। यहाँ पर देखते हैं, रुको मैं ज़रा साइड हो जाता हूँ। यहाँ पर देखिए ट्राई टू कैलकुलेट इन योर माइंड। आप कहोगे ये क्या बता रहा है। देखिए यहाँ पर मैं बस इतना बता रहा हूँ कि जैसे कि मान लो जब आप छोटे थे तो क्या आपको 1 2 3 आता था? नहीं आता था। क्या आपको ABCD आता था? नहीं आता था। क्या आपको हिंदी में का खा गा ये सारी चीज़ें आती थी? नहीं आती थी। लेकिन आपने ये याद कब करा था? आज से लगभग 15 साल पहले, या फिर 12 साल 13 14 15 साल पहले, इतने सालों पहले आपने याद करा था, लेकिन वो चीज़ अभी भी आपको आती हैं। क्या रीज़न है इसका? आप कहोगे वो तो बहुत आसान चीज़ थी। तो मैं आपको बता दूं कि उन चीज़ों के अलावा आपने और भी बहुत सारी आसान चीज़ों को याद करा था, जो कि उसी लेवल की थी जिस लेवल की बाकी की चीज़ें थी, जैसे ABCD ये सब। फिर आपको यही सारी चीज़ें क्यों याद है, वो सारा क्यों नहीं याद? देखिए मुझे पता है कोई जवाब नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखिए जब हम किसी भी चीज़ को डेली यूज़ करते रहते हैं, मान लेते हैं कि जब आपको जो है अपने स्कूल से घर तक आना है, या फिर स्कूल से अपने घर से स्कूल जाना है, ठीक है, मान लो आपको अपने घर से स्कूल तक जाना है, तो आपका जो रास्ता रहता है कभी भी उसे ऐसे याद नहीं करते कि कॉपी ली, पेन लिया, रास्ता लिखा, अब उसको रट रहे हैं, ऐसा तो नहीं करते हो। आप क्या करते हो, डेली वहाँ पर आते जाते रहते हो, तो आपके दिमाग में वो रास्ता छप जाता है, यही होता है। इसी तरह से जब आप डेली संख्याओं का इस्तेमाल करते हो, यानी कि जब आप
आप दुकान पर जाते हो, कुछ भी सामान खरीदते हो, इतने का है उतने का है, गिनतियाँ मतलब आप रोज़ ही देखते हो, कई बार आप रोज़ डेली में इन गिनतियों को देखते हो ना। इसी तरह से आप जब भी कोई मान लो सामने चीज़ लिखी हुई है, जब आप उसको पढ़ते हो, हिंदी में है तो हिंदी में पढ़ते हो, इंग्लिश में तो इंग्लिश में पढ़ते हो। जैसा भी आप सामने देख सकते हो इंग्लिश में लिखा हुआ है मैंने, और मैं हिंदी में पढ़ाता जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, हिंदी में इंग्लिश में लिख रखा है मैंने। तो इसी तरह से जब आप देख रहे हो इन्हीं शब्दों को रोज़ रोज़, तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फिट हो चुकी हैं, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को रोज़ करते रहते हो तो आपके दिमाग में ये चीज़ें घुस जाती हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आप मैथ्स को, ये मत सोचो कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बस आप इतना सोचो कि आप जो है मान लो कि डेली लाइफ है, ठीक है, आपकी डेली लाइफ है, वहाँ पे जब भी आप मतलब खाली बैठे हो तो आप ऐसा सोच सकते हो माइंड में कि अगर मैं 100 में इतना जोड़ूँ तो कितना होगा, इतने में से इतना माइनस करूँ तो कितना होगा, इतने में इतना मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा। और जब आप ऐसा करना सीख जाओगे तो आपको पता चलेगा आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है ना, वो थोड़ी सी हाई हो चुकी है, पहले से थोड़ी सी ज़्यादा हाई हो चुकी है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें कुछ थोड़ी से पॉइंट्स हैं, ठीक है। या जब आप ये करने लग जाओ तो आपको अपने दिमाग में थोड़ा सा इमेजिन करना है कि सामने कोई बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, तो इस तरह से आप सामने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। मुझे पता है ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चन वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं हो पाएंगी, पर बहुत जल्दी टाइम टू टाइम आप ऐसा करना ईजीली सीख जाओगे। और जब आप ऐसा करते जाओगे तो आपकी ये वाली स्पीड भी तेज़ हो जाएगी। यानी कि आपको क्या करना है, सीधा सिंपल मैं बोलूँ तो, मोटा मोटा सब कुछ बोलूँ तो, आपको जो है डेली लाइफ में अपनी मैथ्स को इंक्रीज़ करना है, डेली लाइफ में यूज़ करते रहना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला प्रॉब्लम, इस समस्या का निवारण आपका हो चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं हमारी दूसरी समस्या। यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट है फोकस। आपका जो फोकस है वो लो हो जाता है। जब आप किसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हो तो आप क्या कर पाते हो, उस चीज़ में एक बच्चा है वो आस-पास बैठ के खूब पढ़ रहा है, कितना भी शोर है तब भी वो फटाफट पढ़ रहा है, फटाफट उसको याद हो रहा है। वहीं दूसरा है कि वो कोई शोर नहीं है तब भी ऐसे पढ़ रहा है, ऐसे करके कान में उंगली डाल के, तब भी उसको कुछ याद नहीं हो रहा। इसका क्या रीज़न है? देखिए इसका भी सिंपल सा इतना रीज़न है कि उसकी फोकस पावर लो है। तो इसको कैसे इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पर देखिए सेकंड पावर यहाँ पर हमारी ये है कि ट्राई टू डू मेडिटेशन डेली। यानी कि आपको क्या करना है, सिंपली मेडिटेशन करना है डेली। अब मेडिटेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको इस तरह से बैठ जाना है, एंड यहाँ पर ये जो आपको पॉइंट रहता है, रुको मैं समझा देता हूँ, मैं हूँ ना यहाँ पर, देखिए आपको समझाता हूँ अच्छे से। यहाँ पर या तो आपको यहाँ पर फोकस करना है, यहाँ दोनों आँखों के बीच में, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, या फिर सांसों पर। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप सिंपली माला भी फेर सकते हैं रोज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है इस वाले तरीके को कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, मेडिटेशन पावर जो है वो इंक्रीज़ होगी। यानी कि इससे जब आप किसी भी चीज़ को ध्यान लगाओगे, यानी कि जब भी किसी चीज़ को पढ़ोगे तो बिना ज़्यादा कोई स्ट्रगल किए आप बहुत इजीली उसको आसानी से समझ सकते हो और आसानी से कर सकते हो। तो आपकी मेडिटेशन पावर इससे इंक्रीज़ होगी। देख रहे हो छोटी छोटी चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए डिमोटिवेटेड। अब आपको पता है ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। यहाँ पर देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था, मैंने एग्ज़ाम्पल्स वाले सेक्शन में जब मैं आपको ये वाला समझा रहा था, तब मैंने आपको समझाया था कि आप डिमोटिवेट ना हो, इसीलिए आपको एग्ज़ाम्पल्स को सॉल्व करना ज़रूरी है, ठीक है। ये भी आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। अब यहाँ देखिए डिमोटिवेटेड का मतलब मैं आपको बस इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो ये कि आप बाद में कहोगे कि मैं बार बार बताया, इससे मैंने खुद ही बोल दिया। तो यहाँ पर देखिए डिमोटिवेटेड का मतलब ये है, जब तक आप अंदर से ये चीज़ फील करोगे ना कि आपसे ये काम नहीं हो सकता, तब तक आप उस काम को कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले आपको ये वाला जो थॉट है कि मैं ये वाला काम कर ही नहीं सकता हूँ, आपको सिंपली इस थॉट को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे हटाएंगे, वो तो आप जो है फोकस पावर जब बढ़ा लोगे अपनी, तो अपने आप ही वो हट जाएगा। और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते रहो, कोई कुछ भी कहे आप उस पर इतना ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पर चौथा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक और, सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुनो, वो है मेमोरी पावर का। अब मेमोरी पावर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ट्राई टू डू एक्सरसाइज ऑफ योर ब्रेन। अब ये वाला जो है एक और ब्रेन है। अच्छा मैंने जो आपको डिमोटिवेशन का बताया था ना, ये जो थर्ड पॉइंट, इसके लिए मैंने खास पॉइंट और रख रखा है, ये वाला, फील डैट यू आर अ जीनियस पर्सन। यानी कि ऐसा बस फील करना है, आप लोगों को फील तो कर सकते हो, ऐसा मतलब अपने ऊपर भावना तो बना सकते हो, इसमें कोई वो तो नहीं है बड़ी बात। ऐसा बस महसूस करो कि आप एक जीनियस हो, आपका जो ब्रेन है वो दूसरों से अलग है, दूसरों से ज़्यादा है, दूसरों से ज़्यादा पावरफुल है। इस तरह से आप बस सोचो, इतना तो सोच ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए आपको बता दूँ कि जब आप ऐसे सोचते हो ना, तो आपके दिमाग में थोड़े से सेल्स मतलब बढ़ जाते हैं, ऐसा मान सकते हो,
तो मतलब कि आपके अंदर एक विश्वास आ जाता है, कॉन्सेंट्रेट आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिससे कि आपको जो है एक मिलती है शक्ति। समझ रहे हो? तो ये वाला पॉइंट मुझे थोड़ा ऊपर रखना चाहिए था, बट कोई नहीं, नीचे रख दिया, समझा तो दिया ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो चौथा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा लंबा है, तो कोई नहीं, थोड़ा सा तुम लोग देख सकते हो बड़ी आसानी से। चलिए नीचे चल के मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले डीमोटिवेशन का निवारण हो गया, फोकस का हो गया, कैलकुलेशन स्पीड का भी हो जाएगा। जब आप रोज़ ट्राई करते रहोगे तो ये भी हो जाएगा। अब बस क्या बच रहा है, यहाँ पर देखिए, मेमोरी स्पीड को कैसे इंक्रीज़ करा जाए। देखिए, इसका मैंने बड़ा सिंपल सा आंसर लिखा है, ट्राई टू डू एक्सरसाइज ऑफ योर ब्रेन। यानी कि आपका जो ब्रेन है, जैसे कि आप अपना हाथ पैर देखो, आपके जो हाथ पैर हैं इनके अंदर क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। जब आप इनकी एक्सरसाइज करते हो, इन्हें हिलाते डुलाते हो, तो क्या होता है, सिंपली आपके जो बॉडी का मतलब सारा सिस्टम है वो अच्छा खासा चलता है। ठीक है, अच्छा खासा चलता है। तो यही सारी चीज़ आपको जो है ब्रेन के अंदर भी करनी पड़ती है। आप ब्रेन के अंदर कैसे कि ऐसे जो है करें क्या, ब्रेन को बाहर निकाल के अपने दिमाग को, तो ऐसा नहीं करना है, अंदर ही अंदर सब हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने कुछ एक्सरसाइज लिख रखी है, 2-4 लिखी है मैंने। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक्सरसाइज है ये, आपको वर्ड को नहीं पढ़ना है, ये जो कलर लिखे हैं ना, जैसे ये कौन सा कलर है, ब्लू कलर है, ये रेड कलर है, ये येलो कलर है, ये डार्क येलो है, ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये हमारा पर्पल है, ये ग्रीन है। इस तरह से आप लोगों को जो है इन कलर को पढ़ना है। ये चीज़ आप खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने मिटा दिया इसको। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे खुद भी पढ़ सकते हो, मतलब लिख भी सकते हो, खुद भी पढ़ भी सकते हो, लेकिन आपको शब्द नहीं पढ़ना। रेड, ब्लू, ग्रीन, ये आपको नहीं पढ़ना। इसका जो कलर है, जैसे ये ब्लू कलर, रेड कलर, येलो कलर, डार्क येलो कलर, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर, इस तरह से आप लोगों को जो है इन कलर को पढ़ना है। बहुत आसान है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए एक और एक्सरसाइज देख लेते हैं। यहाँ पर एक एक्सरसाइज है ये वाली। आपको क्या करना है, अब ज़रा मेरे को एक बार गौर से देखना। ठीक है, सबसे पहले आपको अपनी आँखों को इधर की तरफ देखना है और अपनी जीभ को इधर की तरफ करना है। इस वाले पॉइंट के अंदर आपको अपनी आँखों को, आपकी जो आँखें इनको इधर की तरफ देखना है, अपनी आँखों को इधर देखना है और जीभ को इधर करना है। ठीक है, कुछ ऐसे ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, फिर इसको चेंज कर देना है, बिल्कुल अपोजिट कर देना है। जीभ जो इधर थी इसको इधर लाना है और आँखें जो इधर थी इनको इधर लाना है, इस तरह से। हाँ, थोड़ा पागलपंती सा है, पर आप इसे मुंह के अंदर रख के कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ये वाली भी एक एक्सरसाइज थी। अब यहाँ देखिए, अब क्या करना है आप लोगों को, सिंपली एक हाथ से ट्रायंगल बनाना है, एक हाथ से सर्कल बनाना है। अब कलर मैंने अलग अलग रख रखे हैं ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये आपका हो गया। और ये वाली एक एक्सरसाइज है कि अपने आप से जो है चलते फिरते पूछो कि आपने अपना पेन कहाँ रखा है, अपनी नोटबुक कहाँ रखी है, अपना बैग कहाँ रखा है। तो इससे क्या होगा, आप देखिए जब भी कोई काम डेली में करते रहते हो तो आपके दिमाग में पैटर्न बन जाता है उसका। आपके ब्रेन को समझ में आ जाता है कि हाँ, मुझे स्टार्टिंग में ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर वैसे करना है, और लास्ट में जाके वापस से सो जाना है। ठीक है, यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो जब आप ऐसा करोगे कि बीच में अपने आप से कुछ अलग चीज़ करवा दो, तो ये जो पैटर्न है बिल्कुल ही ब्रेक हो जाएगा और आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा थोड़ा सा अलग काम करने लगेगा। तो यहीं पर ही आप लोगों का जो वीडियो है ख़त्म होता है। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, इतनी मेहनत से वीडियो बनाया है। ठीक है, ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों के पास बार बार पहुंचती रहे। ठीक है, थैंक यू। बाबू ज्ञान जानने में पैसे मिलते हैं। छोड़ के भग जाता कोई।